नमस्ते दोस्तों। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो अपनी नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो या फिर सोए हुए ज्ञान में हो। तकदीर बदल जाती है अगर जिंदगी का कोई मकसद हो। जिस व्यक्ति का भी अगर अपना कोई मकसद नहीं होता है तो वो जानवर के समान माना जाता है, वरना जीवन तो कट ही जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। तो किसी भी व्यक्ति को देखा जाता है कि जो लगातार दूसरे का हमेशा से इल्जाम लगाते रहते हैं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जो किसी भी समस्या में अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है और अपने जीवन में सही मुकाम तक पहुंचने में सफल होता है। तो आइए इसी के साथ आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 12 जनवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल है, सूरत और इंदौर दोनों संयुक्त रूप से भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, राज्य सूची में महाराष्ट्र भी शीर्ष पर पहुंचा है। तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का अवार्ड घोषित कर दिया गया है, जिसमें सूरत और इंदौर दोनों को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर माना गया है भारत का। ठीक है, तो पहले स्थान पे इंदौर और सूरत है, तीसरे स्थान पे नवी मुंबई है, चौथे स्थान पे विशाखापट्टनम है। ठीक है, और सबसे बॉटम में कौन है, सबसे ज्यादा गंदा शहर कौन माना जाता है, तो कोलकाता। कोलकाता जो है सबसे ज्यादा गंदा शहर है। उसके बाद फिर आसनसोल, वो भी वेस्ट बंगाल में भी है। ठीक है, तीनों जो शहर है वो वेस्ट बंगाल का ही सबसे गंदा माना जाता है, कोलकाता, आसनसोल और हावड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तीनों शहर कोलकाता, आसनसोल और हावड़ा। ठीक है, और अगर स्टेट में देखा जाए तो पहले स्थान पे जो है वो महाराष्ट्र है जो सबसे स्वच्छ है, और दूसरे स्थान पे एमपी है, तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि क्यों जो है वो इंदौर जो है सबसे ज्यादा स्वच्छ क्षेत्र है, और ये जो है 6 लेयर स्वच्छता का अपनाता है। क्या क्या है उसमें, तो ये ध्यान रखिएगा, 6 लेयर जो है अपनाया जाता है इंदौर के द्वारा अपने सिटी को साफ रखने के लिए। तो पहला जो है डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट, दूसरा जो है नॉन प्लास्टिक वेस्ट, तीसरा जो है प्लास्टिक वेस्ट, चौथा जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, पांचवा जो है सैनिटरी वेस्ट, छठा जो है वेट वेस्ट। ये 6 तरह से वर्गीकृत किया जाता है वहां के कचरे को, और उसको अच्छे तरीके से प्रोसेस किया जाता है जिससे कि उसका फिर से उपयोग किया जा सके। और इस बार जो राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण का जो थीम था, वेस्ट टू वेल्थ, ये ध्यान रखिएगा, वेस्ट टू वेल्थ ही थीम था स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, मंत्रालय ने दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, और इसमें बहुत से ऐसे जो कफ सिरप्स हैं वो कहीं ना कहीं सही मानदंड के अनुसार नहीं बनाए जा रहे हैं, जैसे कि सेक्स हार्मोन हो गया, एस्टेरॉइड हो गया, साइटोटॉक्सिक्स हो गया, उसके बाद जैविक उत्पाद, रेडियो फार्मास्यूटिकल जैसे खतरनाक पदार्थ भी शामिल होते हैं बहुत से दवाओं में। ठीक है, जिसके कारण जो है उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। तो यहाँ पे यही आग्रह किया जाता है कि जितने भी दवाइयों को उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं वो सबसे पहले उसको संतोषजनक परिणाम मिल जाए तभी उसको जो है विपणन के लिए मार्केट में उतारे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, क्या क्या कारक है जिसके कारण इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ठीक है, जो नवीनतम संशोधन में दवाओं की 5 श्रेणियां शामिल की गई है उसको भी विस्तार से पढ़ लेंगे। उसका जो अगला आर्टिकल है, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में भी नए नए प्रधानमंत्री बनी है। शेख हसीना जो है रिकॉर्ड 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है और लगातार जो चौथी बार बनी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कमियां हैं, अभी लगातार कहा जा रहा है जो वेस्टर्न कंट्री है इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं किया गया था अभी बांग्लादेश में, जिसके कारण बहुत से बड़ी बड़ी जो कंट्री है वो इसके विरुद्ध है। ठीक है, लेकिन चीन और रूस के द्वारा जब समर्थन किया गया है बांग्लादेश को, तो उसके साथ भारत का भी समर्थन आया। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भारत को इस पे और भी दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। ठीक है, भारत को इन देशों में जो अव्यावहारिक चुनाव हो रहे हैं, यहाँ एक दलीय चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। ठीक है, और जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है जो भारत के सहयोगी, उससे भी भारत के संबंध खराब हो सकते हैं अगर इस तरह का सपोर्ट किया जाता है बांग्लादेश के इस तरह के चुनाव प्रक्रिया को। ठीक है, तो भारत को यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जाता है कि भारत अपने जो समस्याएं हैं जमीनी स्तर पे, चाहे वो लिंग असमानता हो, अल्पसंख्यकों की समानता हो, अल्पसंख्यकों की अधिकार की बात हो, उसके बाद श्रमिकों, युवा क्षेत्रों में जितने भी समस्याएं हैं पहले उसे सही करने की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद ही आप जितने ही पड़ोसी देश हैं उसके अव्यावहारिक कार्यों में सपोर्ट करें।
तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और आज जो है इसमें एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सूरत इंदौर क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया और महाराष्ट्र टॉप इन द स्टेट लिस्ट, मतलब कि स्टेट लिस्ट में महाराष्ट्र टॉप किया है स्वच्छता के मामले में, और सूरत और इंदौर जो है दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं चार्ट में पहले स्थान पे सूरत और इंदौर है, उसके बाद तीसरे स्थान पे नवी मुंबई, चौथे स्थान पे ग्रेट विशाखापट्टनम, पांचवें स्थान पे भोपाल है, ठीक। और यहाँ पे स्टेट के रैंक्स को अगर देख लेते हैं तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पे एमपी है, तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है, चौथे स्थान पे उड़ीसा है, पांचवें स्थान पे तेलंगाना है, ठीक है। तो इसमें ही बातें कहा जाता है कि कचरों को हर दरवाजे से 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे 6 श्रेणियों की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट हो गया, नॉन प्लास्टिक वेस्ट हो गया, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, सैनिटरी वेस्ट हो गया और वेट वेस्ट हो गया, ठीक है, जो गीला कचरा होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें वर्गीकृत की गई है उसे भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी में यहाँ पे कहा जाता है कि इसे अलग अलग किया जाता है, वर्गीकृत करके इसको प्रसंस्कृत किया जाता है, मतलब कि प्रोसेस किया जाता है और इसका निपटान किया जाता है, जिसको सस्टेनेबल तरीके से किया जाता है, जिसके कारण केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर जो है लगातार 7वीं बार, ठीक है, 7th टाइम जो है इंदौर क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीतने में कामयाब हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो फैक्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी वर्तमान में आने वाले समय के लिए, ठीक है। वर्तमान में जो एग्जाम्स आएंगे उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली, इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, और इसको इस बार नंबर 1 का खिताब जो गुजरात के प्रमुख वाणिज्यिक नगर सूरत के साथ साझा करना पड़ा है। तो इस बार का जो थीम था वो था वेस्ट टू वेल्थ, ये ध्यान रखिएगा, वेस्ट टू वेल्थ की थीम पर केंद्रित वर्ष 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण में लगभग अलग अलग श्रेणियों में देश के 4400 से ज्यादा शहरों के बीच कड़ी टक्कर हुई। तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कितनी सिटी थी, तो 4400 सिटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अवार्ड के लिए। अब देख लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार कैसे दिया जाता है, क्या है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो 2016 से आयोजित किया जा रहा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है, ठीक है। और नागरिकों को सेवा वितरण में सुधार लाने और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में कस्बों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का पुरस्कार वितरण किया जाता है, ठीक है। इसमें और भी एक फिगर में चीजें दे चुका हूं, जिसमें ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 1 जो है इंदौर और सूरत है, 3 जो है नवी मुंबई, यहाँ पे और 3 चीजें हैं। ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 1 जिसका जनसंख्या जो है 1 लाख से कम है, ठीक है, तो है सासबद, ये ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 2 जो है जिसका जनसंख्या 1 लाख से कम है, पाटन, ठीक है। और तीसरा जो है लोनावला, ठीक है। क्लीनेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड जो है MHOW कंटेनमेंट बोर्ड, ये ध्यान रखिएगा। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो है चंडीगढ़ है, बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड मिला है चंडीगढ़ को। क्लीनेस्ट गंगा टाउन रैंक 1 जो है वाराणसी और क्लीनेस्ट गंगा टाउन रैंक 2 जो है वो प्रयागराज है। तो ये सभी फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। तो मेनली जो है यह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आता है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, तो ये ध्यान रखिएगा। जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो आयोजन होता है उसका स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आता है। इसके लक्ष्य क्या है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण का प्राथमिक लक्ष्य है बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और कस्बों और शहरों को रहने के लिए बेहतर स्थान बनाने की दिशा में मिलकर काम करने के महत्व के बारे में समाज के सभी वर्गों के बीच में जागरूकता पैदा करना, ये जो है मुख्य लक्ष्य है स्वच्छ सर्वेक्षण का। तो इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है, तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इंदौर के द्वारा बहुत से इनिशिएटिव लिए गए, जैसे यहाँ पे उन इनिशिएटिव में से एक जो है सिंगल यूज प्लास्टिक है, या फिर R3 या फिर 3R भी कहा जाता है, जिसको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इंदौर में कचरा संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान की टिकाऊ प्रणाली का उपयोग किया गया, सस्टेनेबल सिस्टम ऑफ गार्बेज कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल, ठीक है, विकसित किया गया, जिसके कारण आज इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया है। तो राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर की जो सिलसिलेवार कामयाबी की बुनियादी ढांचा इन्हीं प्रणालियों के कारण हुई। एक तो 6 लेयर जो है वो कचड़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया। तो एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले इंदौर में बहुत से सालों से कचरे का उत्पादन कम हुआ है, ठीक है, जिसके कारण जो सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हुआ है, जिसके कारण वहां पे कचड़ों का जो उत्पादन है वो बहुत कम हो गया है। तो उन्होंने कहा कि शहर में कचरा का एक बैंक भी बनाया गया है जो बहुत ही ज्यादा कचरों को
आकर्षित करता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे बहुत से लोग जो कचरा चुनने वाले होते हैं तो शहर से रोजाना करीब 2 टन पॉलिथीन कचरा एकत्र होता है। इसके अलावा 25 रुपए किलो पीईटी यानी कि इस्तेमाल की हुई पानी के बोतल की खरीद की जाती है इन बैंक्स के द्वारा, ठीक है। तो प्रोसेसिंग के बाद यह करीब 32 से 38 रुपए प्रति किलो बिकता है, ठीक है। तो ये सारे जो बैंक्स बनाए गए हैं मेनली जो है ये सही तरीके से वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है। 3R का उपयोग किया जा रहा है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल केंद्र बनाया गया है। कबाड़ में मिली चीजों को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं उसको भी फिर से उपयोग करने के लिए अलग अलग किया जाता है, ठीक है। तो इन उत्पादों में बर्तन बैंक, गीले कचड़ों से घरों में ही खाद बनाने के संयंत्र को भी कड़ी भूमिका है इस तरह का बेहतर वातावरण बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद गोबर धन संयंत्र का भी उपयोग किया जाता है इंदौर में। शहर के देवगुराइया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर 15 एकड़ पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर एक कंपनी द्वारा चलाए गए गोवर्धन संयंत्र हर दिन लगभग 550 टन गीले कचरे का और फल सब्जी और कच्चे मांस का अपशिष्ट, बचा या बासी भोजन, पेड़ पौधे की हरी पत्तियां, ताजा फूलों का कचरा आदि से हर दिन 17,000 से 18,000 किलो बायो सीएनजी और 100 टन जैविक खाद बना सकता है, ठीक है। तो ये सारे नए नए इनिशिएटिव जो अपनाए जा रहे हैं, जितने भी क्लीन सिटी हैं, उससे और भी सिटी को सीखने की आवश्यकता है। इसलिए इस तरह के आर्टिकल दिए जाते हैं न्यूज में कि लोग सीखें और हम स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को जागरूक भी कर सके, ठीक है। यहाँ बताया जाता है कि इस संयंत्र में बनी बायो सीएनजी से लगभग 110 सिटी बसें चलाई जा रही है, ठीक है। इससे कितने फायदे हो रहे हैं अगर सही तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है कचड़ों को। तो जो निजी कंपनियों द्वारा शहरी निकायों को सामान्य सीएनजी की प्रचलित बाजार दर से 5 रुपए प्रति किलोग्राम कम दाम पे बेचा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, जो प्राइवेट सेक्टर 5 रुपए ज्यादा में बेचती है, वही ये इन चीजों से अगर ईंधन बनाया जाता है, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तो इसको 5 रुपए कम दाम में भी बेची जाती है। इससे एक अतिरिक्त लाभ भी हो रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसी संबंधित एक क्वेश्चन, जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है, ये सही है। इंदौर को लगातार 7वीं साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। तेलंगाना 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों के साथ सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा, ये महाराष्ट्र है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है मिनिस्ट्री नोटिफाइड रिवाइज्ड रूल टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, मतलब कि मंत्रालय ने दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया गया है। इसमें नवीनतम संशोधन में दवाओं की 5 नई श्रेणियां जो है वो शामिल की गई है, ठीक है, 5 नई श्रेणियां, जिसमें यहाँ पे क्लियर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कंटेनिंग हैजार्डस, जो यहाँ पे खतरनाक साबित हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया जा रहा है सेक्स हार्मोन्स, स्टेरॉइड, ठीक है, उसके बाद साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, उसके बाद रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें जो है हैजार्डस है, ज्यादा खतरनाक पदार्थ है जो दवाओं में मिलाए जाते हैं, और इसमें अतिरिक्त अनुभाग भी शामिल किए गए हैं, एक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता प्रणाली, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले सप्ताह के अंत में औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की, ये ध्यान रखिएगा, अनुसूची एम, ठीक है, के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया गया। तो संशोधन का क्या उद्देश्य था? यह सुनिश्चित करना कि फार्मा क्षेत्र अनुपालन में सुरक्षित और प्रभावी और उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के साथ इस प्रकार रोगियों और उद्योगों दोनों को लाभ होगा, ठीक है। और यह घटिया दवा निर्यात की रिपोर्टों पर भारत को मिल रही प्रतिक्रिया का जवाब है। लगातार कहा जा रहा है WHO के द्वारा कि भारत में जो है बहुत सी एंटीबायोटिक जो है वो बिना मतलब के उपयोग की जा रही है, तो उसी के लिए भारत के द्वारा ये एक पहल है, ठीक है। तो पिछले साल WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कफ सिरप, ये ध्यान रखिएगा, कुछ एग्जाम्पल, ये सब चीजें जो होती है ना, कभी कभी आपके पॉइंट को हैवी बनाती है, अगर एग्जाम में आपको याद रहता है तो कफ सिरप के डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल से दूषित होने के बारे में अलर्ट जारी करने के बाद देश को गहन वैश्विक जांच का सामना करना पड़ा। तो ये याद रखिएगा, ये कब किया गया? WHO के पहल के बाद। इन्हें
इंसानों के लिए खतरनाक माना जा रहा है और यह जानलेवा साबित हो सकते हैं। यह संदूषण कथित तौर पर पंजाब स्थित क्यूपी फार्मा केम लिमिटेड द्वारा निर्मित कफ सिरप के एक बैच से लिए गए नमूने से प्राप्त हुआ। तो ये पंजाब से लिया गया नमूना से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत से जुड़े कफ सिरप के दूषित पाए जाने। यहाँ पे जाम्बिया और उज्बेकिस्तान में इस तरह के पहले ही मामले आ चुके हैं कि कफ सिरप से बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो चुकी है, ठीक है, कि दूषित पाए जाने के बाद क्यूपी फार्मा कैंप लिमिटेड का विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। फिर भी क्यूपी के द्वारा पंजाब में बड़ी संख्या में दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है जो अवैध है, इसका लाइसेंस रद्द होने के बाद भी। तो भारत में बने कफ सिरप से कथित संदूषक के अन्य मामले भी सामने आए हैं। इसी के लिए नवीनतम संशोधन में दवाओं की 5 नई श्रेणियां जो है शामिल की गई है, जिसमें सेक्स हार्मोन, स्टेरॉइड, साइटोटॉक्सिक पदार्थ, जैविक उत्पाद, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जैसे खतरनाक पदार्थ भी शामिल है। इसमें अतिरिक्त अनुभाग भी शामिल किए गए हैं। एक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता प्रणाली, गुणवत्ता जोखिम प्रबंधन, उत्पाद गुणवत्ता समीक्षा, उपकरणों की योग्यता और सत्यापन। तो ये सारी चीजें नए 5 संशोधन शामिल किए गए हैं, ठीक है। और सभी दवा उत्पादों के लिए कंप्यूटरीकृत भंडारण प्रणाली की भी शुरुआत की गई है। तो अधिसूचना का नाम एम याद रखिएगा, ठीक है। अधिसूचना के अनुसार निर्माताओं को फार्मास्यूटिकल उत्पादों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। जो भी दवाएं वो बना रहे हैं वो जवाबदेही सुनिश्चित करें, ठीक है, कि ये उपयोग के लिए सही है और लाइसेंस की आवश्यकताओं का अनुपालन करने और अपर्याप्त सुरक्षा, गुणवत्ता, प्रभावकारिता के कारण रोगियों को जोखिम में नहीं डालेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त कंपनियों को जो भी दवाएं बनाई जाती है उसमें सामग्री के परीक्षण से संतोषजनक परिणाम मिलने के बाद ही किसी तैयार उत्पाद का मार्केट विपणन में कॉमर्शियल यूज के लिए लाया जाना चाहिए और किसी बैच के बार-बार परीक्षण या सत्यापन की अनुमति देने के लिए मध्यवर्ती और अंतिम उत्पादों के पर्याप्त नमूने अपने पास रखने चाहिए, ठीक है। तो उपरोक्त कारकों के आधार पर और तेजी से बदलती विनिर्माण और गुणवत्ता डोमेन के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए वर्तमान अनुसूची एम में उल्लिखित जीएमपी के सिद्धांतों और अवधारणा को फिर से देखने और संशोधित करने की आवश्यकता थी। यह हमारी जीएमपी सिफारिशों को वैश्विक मानक के बराबर लाएगा, ठीक है। यह वैश्विक मानक के अनुसार जो है वो भारत में भी दवाओं का निर्माण करने में सफल बनाएगा, विशेष रूप से WHO की ओर, और उच्च गुणवत्ता वाली विश्व स्तर पर स्वीकार्य दवाओं का उत्पादन सुनिश्चित करेगा भारत में भी। तो भारत में भी जो मेडिसिन से संबंधित समस्याएं हैं उसमें दूर करने के लिए एक बहुत ही बेहतर कदम उठाया गया है अभी सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हमने बताया कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को किस तरह से सुरक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जिससे कि जितने भी खतरनाक पदार्थ शामिल किए जा रहे हैं दवाओं में उसको दूर हटाया जाए, ठीक है, उससे बचा जाए, जिससे कि किसी व्यक्ति का जीवन जो है वो जोखिम में ना हो। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है बांग्लादेश वन पार्टी स्टेट एंड इंडियाज ऑप्शन। मेनली इसमें कहा जाता है कि प्रमुख विपक्षी बांग्लादेश नेशनल पार्टी जमात इस्लामी गठबंधन के बिना, यहाँ पे यही बात कहा जाता है कि जमात इस्लामी के गठबंधन के बिना इस बार फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो अभी 5वीं बार 5th टाइम पीएम बन गई है और लगातार जो है 4th टाइम, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी पे बधाई देने के लिए भारत जो है वो चीन और रूस के साथ शामिल हुआ, ठीक है। चाइना और रसिया के द्वारा इसे बधाई दिया गया तो वहां पे भारत भी शामिल था। तो यही बात कहा जा रहा है कि चीन और रूस के विपरीत भारत एक कार्यात्मक लोकतंत्र है। भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है, वहीं चीन और रूस नहीं है, ठीक है। और इसे रणनीतिक हितों के अनुरूप लोकतंत्र और विदेश में निरंकुश शासन के समर्थन के संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार के दोहरे मानकों के आरोप के साथ रखा जाता है। यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि भारत का जो है यूएसए के द्वारा इसका विरोध किया गया, ठीक है। ये जो इस तरह का चुनाव हुआ है बांग्लादेश में, कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से नहीं माना गया है, ठीक है। परंतु भारत का इस तरह का समर्थन जो है बांग्लादेश को कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पे खासकर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उसके संबंध को भी प्रभावित कर सकता है। तो सुश्री हसीना के रिकॉर्ड 5वीं बार लगातार 4थी बार सत्ता में वापस आने से भारत बांग्लादेश के साथ अपने उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों में निरंतरता को लेकर आश्वस्त है, ठीक है। तो यही बातें कहा जा रहा है यहाँ पे कि अब उम्मीद की जा रही है फिर से शेख हसीना जब से प्रधानमंत्री बनी है भारत के संबंध जो है बांग्लादेश के और बेहतर हो जाएंगे, लेकिन वह बांग्लादेश को एक दलीय राज्य में तब्दील नहीं कर सकता और भारत के समर्थन पर भरोसा नहीं कर सकता जैसा कि वह अक्सर करता है।
तो इसी पे कहा जाता है कि बहुत से अनियमितताएं देखी गई चुनाव में। लगातार जो है बहुत बड़ी संख्या में जो वहां पार्टीज थे वो इस चुनाव में भाग ही नहीं लिए। ठीक है, तो भारत का रणनीतिक साझेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके यूरोपीय और एशियाई सहयोगी जो है वो बांग्लादेश के चुनाव के प्रति गंभीर है। ठीक है, वो इसका विरोध कर रहे हैं, परंतु भारत का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं अव्यवहारिक है, जिससे भारत के लिए चुनाव का बचाव करना मुश्किलें खड़ा कर सकता है। जहां वर्दीधारी बलों की सक्रिय निगरानी के तहत बड़े पैमाने पर झूठे यहाँ पे आरोप लगाया गया है बहुत बड़ी संख्या में कि इस चुनाव में बड़े पैमाने पे झूठे मतदान को बढ़ावा देने की सूचना मिली और मतदाता जो है वो मतदान के आंकड़े या फिर सुश्री हसीना के करीबी लोग जो थे उसके लिए अस्वीकार उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि जितने भी विपक्षी पार्टी थे बांग्लादेश में वे इसे हार नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ऑलरेडी इसको जो है विरोध कर रहे हैं। बहुत से पार्टियां जो है बड़ी बड़ी वो इस चुनाव में भाग ही नहीं लिए। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव के पारदर्शिता पे प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। परंतु भारत का क्या दृष्टिकोण है, तो यहाँ पे राइटर के द्वारा सुझाव दिया जा रहा है कि भारत अपने लिंग असमानता, लैंगिक असमानता हो गया या फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार, श्रमिक और युवा क्षेत्रों में वास्तविक धर्मनिरपेक्ष प्लेटफॉर्म पर बारीकी से नजर डाले, जहां भारत की आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी के उभरने की संभावना हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से आम आदमी पार्टी जैसा एक अच्छा पार्टी उभर कर सामने आया उसी तरह से वहां भी आ सकता है। तो इससे भारत को उस दुविधा से बचना भी मदद मिल सकता है जिसका उसे 2001 में सामना करना पड़ा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बीएनपी जनता गठबंधन सरकार के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी। तो सुश्री हसीना ने अपनी हार के लिए भारत के अनुसंधान और विश्लेषण विंग को दोषी ठहराया था। तो केवल इस उछाल पर अफसोस जताने के लिए इस्लामी कट्टरपंथ भारतीय क्षेत्र में फैल रहा है। तो यही बात कहा जा रहा है कि भारत को बहुत सोच समझ से कदम उठाने की आवश्यकता है। 2001 में ऑलरेडी इस तरह का कार्य हो चुका है जब बीजेपी सरकार थी। ठीक है, तो उसके गठबंधन में अगर समस्याएं आई थी तो यहाँ पे यही बात है कि यहाँ पे जो गठबंधन की पार्टी थी, जैसे कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी जो गठबंधन था उसको हटा दिया गया और ये एक पक्षीय पार्टी बनके अभी चुनाव जीत गई है। तो कहीं ना कहीं ये व्यवहारिक नहीं है। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत को जो है अपने पड़ोसियों को ध्यान से देखने की आवश्यकता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, मालदीव हो। मालदीव के साथ लगातार अभी समस्याएं। प्रधानमंत्री मोदी का जो हमेशा से पॉलिसी रहा है कि नेवर वुड फर्स्ट, तो उसके लिए बहुत ही बारीकी से ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, जिससे कि हमारा संबंध बेहतर हो सके और चाइना जैसा देश जो लगातार फायदा उठाता जा रहा है उससे हम नियंत्रित कर सके और हमारा जो धर्मनिरपेक्ष प्लेटफॉर्म है, इस तरह का जो इस्लामी एक्सट्रीमिस्ट है कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा मिल रहा है बांग्लादेश के इस तरह के चुनाव के जीतने से, तो उसको भी रोकने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये थे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे नहीं, बस पहला ही था क्लीन सिटी, उसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लिए। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।